आज हम इग्नू का जो हमारा कोर्स हमने स्टार्ट किया था दैट इज MEC 001 उसका ब्लॉक 2 स्टार्ट कर रहे हैं और इसका चैप्टर नंबर 4 जो कि है थियरी ऑफ प्रोडक्शन, इसको आज हम देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहली चीज देख रहे हैं हम दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब होता है कि अगर टेक्नोलॉजी गिवन है, गिवन टेक्नोलॉजी पर किसी आउटपुट और उसके इनपुट्स में जो रिलेशन है वो हमें प्रोडक्शन फंक्शन शो करेगा। इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे Q जो है ये आउटपुट को शो कर रहा है, तो हम देख रहे हैं Q यानी आउटपुट इज फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। तो Q आउटपुट हमारा डिपेंड करता है लेबर और कैपिटल पे। ठीक है, तो ये हम इस तरह से शो कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम इसको स्टडी करते हैं दो पीरियड में। एक होता है शॉर्ट पीरियड विच इज शॉर्ट रन, और एक होता है लॉन्ग पीरियड यानी लॉन्ग रन। दो उसमें इसको स्टडी किया जाता है। अब जो शॉर्ट पीरियड है, शॉर्ट पीरियड में हम मानते हैं कि कुछ इनपुट्स ऐसे होंगे जो फिक्स्ड हैं, उसको आप बदल नहीं पाओगे बहुत जल्दी। अगर हम कोशिश करें, कुछ इनपुट्स हैं और शॉर्ट पीरियड के अंदर हम कोशिश करें कि उसको जल्दी से बदल दें तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो शॉर्ट पीरियड में कुछ इनपुट्स ऐसे होंगे जो हम बोलते हैं फिक्स्ड हैं, उसको आप नहीं बदल पाओगे। और कुछ ऐसे इनपुट्स भी होंगे जिसे आप बहुत जल्दी से बदल सकते हो। तो जिनको बहुत जल्दी से बदला जाना पॉसिबल है उसे हम कहते हैं वो वेरिएबल इनपुट है। वेरिएबल इनपुट है जिसके अंदर आ जाएगा जो लेबर है, वो आ जाएंगे कि लेबर से मतलब नंबर ऑफ लेबर्स नहीं है, नंबर ऑफ आवर्स जो लेबर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आवर से ही मतलब होता है। तो ये हो गया। इसके अलावा रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को बढ़ाया घटाया जाना पॉसिबल है। तो ये सारी चीजें जो है इसको हम मानते हैं हमारा वेरिएबल इनपुट है, जिसको आप रेडिली इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। दूसरा हमें दिख रहा है कैपिटल। तो कैपिटल है, इसमें हम किन चीज़ों को कवर कर सकते हैं जो फिक्स्ड इनपुट को शो करता है। तो फिक्स्ड इनपुट में हमारा लैंड आ सकता है, बिल्डिंग आ सकता है, मशीनरी आ सकती है। ऐसी कुछ चीज़ें आ सकती हैं जिसे बहुत कन्वीनियंटली चेंज करना पॉसिबल नहीं होगा। तो इनको हम फिक्स्ड इनपुट कंसिडर करते हैं शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में नहीं। और लॉन्ग रन हम एक ऐसे पीरियड को बोलेंगे जिसमें दोनों इनपुट्स को प्रोड्यूसर अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकेगा। तो अब ये पीरियड कितना होगा ये हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं। हम ये नहीं बोल सकते जो शॉर्ट रन है वो एक हफ्ता है या एक महीना है कि एक साल है, कुछ भी हो सकता है। तो एक सर्टेन पीरियड नहीं बोला जा सकता कि शॉर्ट रन मीन्स ये वाला पीरियड, या लॉन्ग रन का मतलब इतना पीरियड, हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं। बस सिंपली हमें इतना समझना है, शॉर्ट रन वो पीरियड है जिस पीरियड में आपके जो इनपुट्स हैं उसमें से कुछ इनपुट्स ऐसे होंगे जो फिक्स होंगे, आप उसको रेडिली चेंज नहीं कर पाओगे। और लॉन्ग रन वो पीरियड है जिसमें दोनों वेरिएबल जो आपके जो भी इनपुट्स हैं वो सारे के सारे वेरिएबल इनपुट्स कैटेगरी में आएंगे। ठीक है। तो शॉर्ट रन में जब हम प्रोडक्शन फंक्शन शो करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अक्सर इस के ऊपर बार लगा देते होते हैं, विच शोज कि हमारा जो के है दैट इज फिक्स्ड कांस्टेंट है। तो हम मानते हैं शॉर्ट रन में कैपिटल को हम कांस्टेंट कंसिडर कर लेते हैं। तो कैपिटल कांस्टेंट हो गया, और ये वाला जो हमारा है इसको हम लेबर को हम वेरिएबल इनपुट कंसिडर करते हैं। और लॉन्ग रन में हम मानते हैं दोनों के दोनों वेरिएबल है, कुछ भी फिक्स नहीं है। तो सिंपली हम लॉन्ग रन में इस तरह से अपने प्रोडक्शन फंक्शन को शो कर सकते हैं। तो लॉन्ग रन वो पीरियड है जहाँ पे हमारे जितने भी इनपुट्स हैं सारे के सारे वेरिएबल हैं, आप सबको चेंज कर सकते हो। ठीक है। अब कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें पहला है मार्जिनल प्रोडक्ट, फिर हम देखने वाले हैं एवरेज प्रोडक्ट एंड देन टोटल प्रोडक्ट, एंड देन इनके बीच का रिलेशनशिप क्या है। तो जब हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं तो मार्जिनल प्रोडक्ट का क्या मतलब हुआ? मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब हुआ अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि एक एक्स्ट्रा लेबर के आने से प्रोडक्शन में कितना फर्क पड़ा, तो इसको हम मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं। अब क्योंकि हम मानते हैं कैपिटल तो फिक्स है इन दी शॉर्ट रन, कैपिटल को तो फिक्स मान लिया, तो हम ये बोल ही नहीं सकते कि इसमें बदलाव आने की वजह से आउटपुट पे कितना बदलाव आया। ठीक है। तो अगर हम कैपिटल को फिक्स कंसिडर कर रहे हैं और हमें बोला गया है कि आप बताओ शॉर्ट रन में मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, तो इसका मतलब होगा एक एडिशनल लेबर के आने की वजह से आउटपुट में कितना चेंज आया। तो इसको शो कर सकते हैं हम चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन लेबर, इस तरह से। पर मान लो कि अगर हम ऐसा मान ले, जो होता तो नहीं है, हम अक्सर कैपिटल को ही कांस्टेंट कंसिडर करते हैं। मान लो अगर हम लेबर को कांस्टेंट कंसिडर कर लें और फिर बोला जाए कि आप निकालो मार्जिनल प्रोडक्ट, तो उस केस में क्या होगा? मार्जिनल के केस में तो हम चेंज की बात करते हैं, तो हम बोलते हैं एक एडिशनल कैपिटल की यूनिट लगाने की वजह से आउटपुट में कितना फर्क पड़ा।
तो उसको हम एम पी के थ्रू शो कर देंगे। और जब हम एल में बदलाव की वजह से क्यू में बदलाव जानना चाहते हैं तो हम लिखते हैं एम पी एल। ओके, तो ये इस तरह से होता है। बट ये बस हम ऐसे ही बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट शॉर्ट रन के अंदर हम क्या करते हैं, हम कैपिटल को ही कांस्टेंट कंसिडर करते हैं, लेबर को कांस्टेंट कंसिडर नहीं किया जाता। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज एवरेज प्रोडक्ट। तो एवरेज प्रोडक्ट निकालना है अगर आपको किसी फैक्टर का, तो हम क्या बोलेंगे, अगर हम एवरेज प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं ऑफ लेबर, उसके केस में हम निकालेंगे टीपी अपॉन एल, ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। और टीपी इज टोटल प्रोडक्ट, तो टीपी अपॉन एल, और हम क्या कर सकते हैं, क्यू, एक ही बात है, आउटपुट, आउटपुट अपॉन एल, तो एक ही बात है, इससे हम एवरेज प्रोडक्ट निकाल सकते हैं ऑफ लेबर। और अगर एवरेज प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल निकालना हो फिर क्या करें, तो हम रखेंगे क्यू ऊपर अगेन एंड देन क्यू अपॉन के, तो हम जानेंगे एवरेज प्रोडक्ट कैपिटल का कितना है। तो एवरेज प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आउटपुट पर यूनिट ऑफ अ फैक्टर, कि ऑन एन एवरेज एक फैक्टर जो है वो कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये हम एवरेज प्रोडक्ट के थ्रू जान सकते हैं। अब हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी, इनके बीच में क्या रिलेशन हमको देखने में आ रहा है। अब ये जो एमपी होता है ये एक्चुअली टीपी का स्लोप ही है, ये टीपी का स्लोप है जो हमको शो करेगा एक एडिशनल यूनिट ऑफ फैक्टर की वजह से जो प्रोडक्ट है हमारा टोटल प्रोडक्ट या हम आउटपुट बोले उसमें कितना फर्क पड़ा। तो एमपी स्लोप है टीपी का। और ये कितना है ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, टीपी पे कोई भी पॉइंट एक ले लो, तो इन्होंने इस पॉइंट को ले लिया, इसके बाद इसका एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, एक टेंजेंट हमने ड्रॉ कर लिया। और अब हम क्या कर सकते हैं, टैन थीटा जो है वो निकाल लेंगे, तो वो हमारे एमपी को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो ये पॉइंट था हमारा, हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। अब हम क्या करेंगे, टैन थीटा कैलकुलेट करेंगे, तो उससे हम अपने एमपी को निकाल सकते हैं। या हम क्या करें, चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन एल, ये काम कर सकते हैं। तो इसके थ्रू हम एमपी को जान सकते हैं। अब देखो टीपी और एपी में किस तरीके का रिलेशन है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने उस वाले केस में क्या किया, एमपी वाले केस में हमने जो पॉइंट हमें गिवन था उस पॉइंट का टेंजेंट ड्रॉ किया था। पर एपी के लिए हम क्या कर रहे हैं, एपी के लिए हमने पहले अपने टीपी जो हमें गिवन है उसका एक पॉइंट पिक किया जहाँ पे हम एपी कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब क्या किया, हमने ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ कर दी है, इससे काट दी हुई, ठीक है। और एपी अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, इस केस में टीपी अपॉन एल कर देते हैं इंस्टेड ऑफ वो चेंज, एमपी में चेंज था, चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन एल, इस वाले केस में जस्ट टीपी अपॉन एल। तो हम देख लेंगे टीपी कितना है विच इज क्यू एल, और हमारा एल कितना है इस केस में ओ एल। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। अब हम देख रहे हैं रिटर्न्स टू अ फैक्टर। रिटर्न्स टू अ फैक्टर हम बोलेंगे, इसके बारे में तब स्टडी करेंगे बेसिकली शॉर्ट रन में, जहाँ पे हमने माना कि हमारी बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं और एक फैक्टर की बात कर रहे हैं कि उसका रिटर्न किस तरह से हमें देखने में आएगा, उसके बढ़ने पे क्या रिजल्ट्स देखने में आएंगी। तो ये तीन तरीके का होना पॉसिबल है। नंबर वन, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इंक्रीजिंग रिटर्न्स तब होगा जब अपना एमपी जो है एमपी एपी से ज़्यादा होगा, जब हमारा एमपी एपी से ज़्यादा होगा और अपना एपी जो होगा बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स एप्लीकेबल है। कांस्टेंट रिटर्न्स हम बोलते हैं तब है जब हमारा एपी कांस्टेंट होगा और इस केस में एमपी एपी बराबर होगा। और डिमिनिशिंग रिटर्न्स तब एप्लीकेबल होता है जब सिचुएशन इसका रिवर्स होगा। तो यहाँ पे एमपी वॉज ग्रेटर देन एपी, यहाँ पे एमपी इज लेस देन एपी, और यहाँ पे हमारा एपी जो होगा वो कम हो रहा होगा। तो ये रिटर्न्स टू अ फैक्टर को शो कर रहे हैं। अब इसको हम डायग्राम से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है डिमिनिशिंग रिटर्न्स को शो कर रहा है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स है विच मीन्स देखो लेबर जैसे जैसे बढ़ रहा है, लेबर बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, अपना जो एमपी है और एपी है हम देख रहे हैं दोनों ही कम हो रहे हैं। तो हमारा देखो जो हमने कंडीशन रखी थी वो यहाँ फुलफिल हो रही है कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर तब एप्लीकेबल होगा जब आप अपना लेबर बढ़ा रहे हो, ठीक है। और ऐसा होने पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो एपी है वो भी कम हो रहा है, एमपी भी कम हो रहा है, पर एमपी एपी से ज़्यादा कम है। अगर हम एपी और एमपी कंपेयर करें कौन ज़्यादा कम है,
तो एमपी ज़्यादा कम है। ठीक है, तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स तब एप्लीकेबल होगा जब आपका एपी जो है वो डिमिनिश हो रहा हो, रिड्यूस हो रहा हो विद इंक्रीजिंग लेबर, और ऐसे केस में आपका एमपी जो है वो एपी से कम हो, तो दिस इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स हम कहाँ देख पाएंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये रहा हमारा टीपी कर्व। ओके, टीपी कर्व पे हमने एक सर्टेन पॉइंट लिया और हम चेक कर रहे हैं कि रिटर्न्स किस तरह के हमें दिख रहे हैं, क्या वो डिमिनिशिंग है, कांस्टेंट है, या हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं टू अ फैक्टर। तो हमने क्या किया, हमने एक सर्टेन पॉइंट लिया, उस पॉइंट पे एपी को भी चेक करते हैं और हम एमपी को भी चेक करते हैं, दोनों की वैल्यूज को चेक कर लेते हैं कितना कितना है। तो हमने देखा यहाँ पे जो ये थीटा हमें नजर आ रहा है, राइट, ये थीटा का वैल्यू देखो, और हम देखेंगे तो थीटा का वैल्यू कब आ रहा था, ये एम पिक के लिए था, राइट। हमारे हमने एक पॉइंट पिक किया था, इसके बाद हमने टीपी कर्व पे उस पॉइंट का टेंजेंट ड्रॉ किया था। तो ये जो लाइन है बेसिकली, है ना, ये एमपी से रिलेटेड लाइन है, ठीक है। और दूसरा काम हमने किया था, उसी पॉइंट से ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ कर दी थी, जो हमारे एपी के केस के लिए थी। ठीक है, अब हम चेक करेंगे वैल्यू हमारे थीटा का ज्यादा है कि हमारे इस वाले का ज्यादा है, राइट। हमें इन दोनों को कंपेयर करना है। तो अगर हम बोलते हैं कि हमारा टैन जो है इसका वैल्यू ज़्यादा है और टैन थीटा कम है, तो हम बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स है। अगर ये दोनों बराबर होते तो हम बोलते हैं हमारा कांस्टेंट रिटर्न है। और अगर रिवर्स सिचुएशन होता कि टैन थीटा बड़ा होता और अपना ये टैन का वैल्यू छोटा होता, तो हम बोलते वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स है, इस तरह से चलता। तो हमारा जो ये वाला केस है ये शो करना चाहता है कि यहाँ पे जो टैन है उसका वैल्यू, ये वाला वैल्यू, ये बड़ा है इस थीटा वाले वैल्यू से। अब ये इतना क्लियर यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, ये कुछ और पॉइंट होता तो और बेटर होता जहाँ पे हम मेजर डिफरेंस देख पाते, पर फिर भी ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं हमारा जो एपी का वैल्यू है वो बड़ा होने वाला है, टैन का वैल्यू बड़ा होने वाला है इस थीटा वाले वैल्यू से, टैन थीटा के वैल्यू से थ्रू आउट। तो ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स को शो कर रहा है। अब हम आते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स पे। तो अभी हमने जो बात करी देखो यहाँ पे अब समझ आ जाएगा। इंक्रीजिंग रिटर्न्स है, हम देख रहे हैं दोनों बढ़ रहे हैं, यहाँ पे दोनों बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं जैसे जैसे आप लेवल को बढ़ा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं क्या हो रहा है। तो हमने एक सर्टेन पॉइंट ले लिया, ये अपना पॉइंट है। अब इस पॉइंट से पास होता हुआ एक लाइन ड्रॉ किया, इंटरसेक्ट करता हुआ, और इसका टेंजेंट दोनों ड्रॉ किया। जब हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो हमारे पास ये वाला एंगल निकल के आया है विच इज टैन थीटा, जो हमारे एमपी के लिए था। और दूसरा हमें ये दिख रहा है, जो ओरिजिन से हमने लाइन ड्रॉ किया उसके बाद ये वैल्यू आया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे जो टैन थीटा है इसका वैल्यू ज्यादा है, टैन थीटा का वैल्यू ज्यादा है और इसका वैल्यू कम है। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स तब एप्लीकेबल होगा जब हम बोलेंगे एमपी बड़ा होगा एपी से, एमपी एपी से बड़ा होना चाहिए, तो तब इंक्रीजिंग रिटर्न्स एप्लीकेबल होगा। ओके, अब अपना लास्ट केस है। तो लास्ट केस है कांस्टेंट रिटर्न्स। यहाँ पे हम देखते हैं कि देखो ये अपना टीपी है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, कोई कर्व नहीं है, इस वजह से यहाँ पे कोई सर्टेन पॉइंट अगर हम पिक करेंगे तो इंटरसेक्ट करने वाली बात हो चाहे टेंजेंट वाली बात हो, फर्क नहीं पड़ता है, एक ही बात है। तो इस वजह से हम बोल रहे हैं जो हमारा थीटा है जो एमपी से रिलेटेड था, और जो अल्फा है जो हमारे एपी से रिलेटेड था, वो दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे एंगल्स इक्वल है, ठीक है। तो इस वजह से हम देख रहे हैं जो एमपी और एपी का कर्व बना है ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बन गया है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और दोनों यहाँ पे बराबर शो किए जा रहे हैं। तो कांस्टेंट रिटर्न्स के केस में दोनों बराबर है, और हमारा ये जो एंगल्स की बात थी विच इज टैन थीटा एंड टैन अल्फा, वो दोनों भी बराबर है। अब हम देखने जा रहे हैं नॉन प्रोपोर्शनल रिटर्न्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ इस पॉइंट पे, एस पॉइंट पे ए पी एम पी बराबर है, ठीक है। इसके बाद और हम क्या देख सकते हैं, इस एम पॉइंट पे जो अपना एम पी है दैट इज जीरो, और हमारा टी पी इज मैक्सिमम। ओके, ये हमने देख लिया। एक ये चीज हम देख रहे हैं पॉइंट एफ, जो कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को शो कर रहा है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा जो एम पी है वो मैक्सिमम है। ओके, तो अब हम समझते हैं सारी चीजों को। तो हम देख रहे हैं कि हो क्या रहा है कि इस ओ से लेकर एफ तक, यहाँ तक हमारा जो टीपी है दैट इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। ओके, यानी जब तक हमारा एमपी
अपने मैक्सिमम पॉइंट पे आता है तब तक अपना टीपी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा। करेक्ट है। इसके बाद में हम देख रहे हैं कि यहाँ तक एफ से लेकर इस एच पॉइंट तक, यहाँ तक क्या हो रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं अपना एमपी इस पॉइंट के बाद रिड्यूस होना शुरू हो गया। रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, एंड इस पॉइंट तक रिड्यूस हो रहा है बट पॉजिटिव है। तो यहाँ तक इसमें रिडक्शन देखने में आ रहा है। तो इस एफ से लेकर एच तक ये जो पॉइंट है, इस बीच में क्या हो रहा है, अपना जो टीपी है वो बढ़ रहा है एट डिक्रीजिंग रेट। ओ एफ तक इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा था, एफ एच तक डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है। ओके। इसके बाद में हम देख रहे हैं अपना जो एमपी है ये जीरो हो गया है। तो जब एमपी जीरो हो तो उस टाइम पे अपना टीपी मैक्सिमम हो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं हमारा एमपी नेगेटिव हो गया। एमपी नेगेटिव हो गया तो हमारा जो टीपी है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो ये इस तरह से है। तो हमने 3 स्टेज में बाँटा है। पहला स्टेज है जहाँ पे टीपी इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज़ होगा, दूसरा स्टेज है जहाँ पे वो डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज़ होगा, और दूसरे स्टेज फिनिश होगा वहाँ पे जहाँ पे एमपी इज़ 0 एंड टीपी इज़ मैक्सिमम। और उसके बाद हम बोल रहे हैं हमारा एमपी नेगेटिव एंड देन हमारा टीपी जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। अब एमपी और एपी का रिलेशन हम पहले ही समझ चुके हैं। तो स्टार्टिंग में देख रहे हैं हम दोनों के दोनों बढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग में दोनों बढ़ रहे हैं, एमपी एंड एपी बोथ। बट एमपी अपने मैक्सिमम पॉइंट को अचीव कर लेता है बिफोर एपी। इसके बाद जो अपना एमपी है वो एपी को ऊपर से आता हुआ काटेगा इस एस पॉइंट पे। एंड देन अब हम देख रहे हैं दोनों कम ही हो रहे हैं। एमपी एक्चुअली पहले से ही कम होना शुरू हो चुका था और ये कम हो रहा है। साथ में अपना अब एपी भी कम होना शुरू हो गया है इस एस पॉइंट के बाद। ज्यादा स्पीड में कम हमारा एमपी हो रहा है, एंड देन हमारा एमपी जीरो भी हो जाता है एंड देन नेगेटिव भी हो जाता है। तो इस तरह से हमने इसको देखा। ओके। सो फर्स्ट स्टेज टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, सेकेंड स्टेज टीपी इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, एंड थर्ड स्टेज इज जब टीपी हमारा रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ओके। तो हम बोलते हैं एक जो प्रोड्यूसर है वो किस स्टेज में प्रोडक्शन करना चाहेगा, तो वो प्रोडक्शन करना चाहेगा यहाँ पे जब उसका टीपी मैक्सिमम है, तो डेफिनेटली सेकेंड स्टेज में, क्योंकि इस सेकेंड स्टेज तक टीपी बढ़ ही रहा है, रिड्यूस नहीं हो रहा है। तो इस वजह से हमारा जो प्रोड्यूसर होगा वो कंटिन्यू करेगा, कंटिन्यू करना चाहेगा प्रोडक्शन टिल दिस स्टेज। इसके बाद टीपी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। अगर हम फर्दर अपना जो वेरिएबल फैक्टर है उसको और इंक्रीज करें तो इसके बाद में ये रिडक्शन शुरू हो जाएगा। तो एक समझदार, हम बोलेंगे फर्म, एक प्रोड्यूसर, वो यहाँ तक प्रोडक्शन कंटिन्यू करता है। इसके और कहाँ तक हो रहा है ये, जहाँ पे हमारा एमपी जीरो है उसके बाद नहीं करेगा, क्योंकि उसके बाद एमपी नेगेटिव हो जाएगा। तो इसके बाद में कोई प्रोडक्शन नहीं होने वाला है। तो अब तक हमने देखा था शॉर्ट रन एनालिसिस, अब हम देख रहे हैं लॉन्ग पीरियड एनालिसिस। अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हम बोलते हैं लेबर एंड कैपिटल बोथ कैन बी चेंज्ड। अपने हिसाब से एक प्रोड्यूसर कर सकता है। तो अब क्योंकि ऐसा पॉसिबल है, तो ये देख रहे हो डॉट्स कितने सारे दिख रहे हैं, ये डिफरेंट डॉट्स जो है, ये डिफरेंट डॉट्स एच और जो के और एल जो है इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो कर रहा है। यानी कैपिटल और लेबर के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो कर रहा है, इतने सारे डॉट्स। तो ये सारा करना पॉसिबल है बिकॉज यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं है। यहाँ पे आप कैपिटल भी इंक्रीज कर सकते हो और साथ में लेबर को भी इंक्रीज किया जा सकता है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट चीज देख रहे हैं, ये आइसो क्वांट क्या है। तो आइसो का मतलब होता है इक्वल, और क्वांट का मतलब है यहाँ क्वांटिटी। तो इक्वल क्वांटिटी, तो अगर हम चाहते हैं एक ऐसा कर्व जिस पूरे कर्व पे क्वांटिटी इक्वल प्रोड्यूस हो, एक ऐसा कर्व हम ड्रॉ करना चाहते हैं, तो वो हमने ये कर्व ड्रॉ किया है। देखो ये जो कर्व दिख रहा है हमको, क्यू से हम डिनोट कर रहे हैं। तो ये कर्व जो है आइसोकोल्ट को शो कर रहा है। इसका मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने लेबर और अपने कैपिटल के उन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो कर रहे हैं जिन कॉम्बिनेशन से इक्वल प्रोडक्शन पॉसिबल हो। तो हमने बोला देखो, अगर हमने लेबर L1 लिया है, ठीक है, यानी इतना लेबर, और कैपिटल हम K1 ले, इतना सारा कैपिटल, तो हम इस ए पॉइंट पे हैं, ठीक है, इतना प्रोडक्शन पॉसिबल है। इसके बाद में अब हमने क्या किया, लेबर को इंक्रीज कर दिया, लेबर को इंक्रीज कर दिया, पर देखो फिर कैपिटल को हमने रिड्यूस कर दिया, क्योंकि अगर हम दोनों इंक्रीज कर देंगे फिर तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा।
पर हम प्रोडक्शन बढ़ा तो नहीं रहे हैं, हम तो ऐसे पॉइंट्स ढूंढ रहे हैं, ऐसा कर्व ढूंढ रहे हैं जिस पूरे कर्व पे हमारा प्रोडक्शन इक्वल हो। तो हमने जब लेबर को बढ़ाया तो हमने कैपिटल को रिड्यूस कर दिया, और अब हम K2 एंड L2 इस कॉम्बिनेशन को देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम बी पॉइंट पे आ चुके हैं, यहाँ भी प्रोडक्शन इस ए के बराबर ही हो रहा है। इसके बाद में हमने फर्दर एल को बढ़ा दिया है, तो अगर एल को और बढ़ाओगे तो कैपिटल और रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि हमको अपना प्रोडक्शन इक्वल रखना है। अब हम इस सी पॉइंट पे आ चुके हैं, तो चाहे पॉइंट ए हो, बी हो या सी हो, इन सब पे प्रोडक्शन जो है वो इक्वल है। और इसको नेगेटिवली स्लो बनाया जाता है। इसका रीजन है कि आप अगर दोनों फैक्टर्स को साथ में बढ़ाओगे या साथ में घटाओगे, तो ऐसा करने से या तो प्रोडक्शन बढ़ेगा या तो प्रोडक्शन घटेगा, जो हम नहीं चाहते हैं। हम तो एक ऐसा कर्व चाहते हैं जिस पूरे कर्व पे प्रोडक्शन, जो भी पॉइंट है, यहाँ तो हमने बस 3 ही शो किया, बट इन कर्व के ऊपर आप जितने भी पॉइंट बना लो, हर पॉइंट पे प्रोडक्शन इक्वल ही होने वाला है। दैट इज वाई दिस कर्व इज कॉल्ड आइसोकोंट। अब क्योंकि प्रोडक्शन इक्वल रखना है, इसी वजह से अगर एक फैक्टर को बढ़ाया जाएगा तो दूसरे को रिड्यूस करना पड़ेगा, और अगर कैपिटल को मान लो बढ़ा लेते तो हमें लेबर को रिड्यूस करना पड़ता। तो इस वजह से इसका स्लोप नेगेटिव है। तो इसके स्लोप को शो कैसे किया जाता है? इसके स्लोप को शो किया जाता है चेंज इन के अपॉन चेंज इन एल। तो हम डेल्टा सिंबल से शो करते होते हैं, चेंज इन के अपॉन में चेंज इन एल। ये इसका स्लोप है, हमारे आइसोकोंट का स्लोप है। अब ये डेल्टा हम तब शो करते होते हैं जब वो चेंज थोड़ा फिर भी सिग्निफिकेंट है, पर अगर चेंज बहुत ही माइन्यूट है, बहुत छोटा सा है, तो हम इसकी जगह पे, इस डेल्टा साइन की जगह पे कई बार हम डी लिख देते हैं। तो हम इसको इस तरह से शो कर देंगे। तो ये हमारे स्लोप को शो कर रहा है ऑफ आइसोकोंट। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, तो ये जो हमारा चेंज इन के अपॉन चेंज इन एल है, दैट इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर अपॉन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, एंड देन नेगेटिव साइन लगता है इस पे, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है। तो हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर ऊपर रख देंगे, एंड देन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल को हम इसके नीचे रख देंगे। इस तरह से इसके स्लोप को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके, तो ये हमारा स्लोप शो कर रहा है ऑफ आइसोकोंट। और ये जो चीज़ है, चेंज इन के अपॉन चेंज इन एल, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जब हम इसको ऐसे शो करते हैं, तो इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल फॉर के। तो इसका मतलब बेसिकली ये हुआ कि अगर आप एक यूनिट किसी एक उसका बढ़ा रहे हो, इनपुट का बढ़ा रहे हो, तो उसके वजह से आपको दूसरे इनपुट के अंदर कितना चेंज लाना पड़ेगा, ताकि टोटल जो आउटपुट है उसमें कोई चेंज ना आए। तो इसके थ्रू हम ये हमें जानने को मिलता है, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो ये हमारा स्लोप है ऑफ आइसोकोंट। हाँ, तो यहाँ देखिए तक है, देखो इसको, ये हमारे स्लोप को शो कर रहा है ऑफ आइसोकोंट, एंड दिस इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन एल फॉर के। ओके, नाउ कर्वेचर ऑफ आइसोकोंट। इसका कर्वेचर जो है वो किस बात पे डिपेंड है? अब इसका कर्वेचर हम देख सकते हैं, दिस इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। ये शेप जो हमें नजर आता है, दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स। अगर ऐसा शेप हो तो दिस इज कॉल्ड कॉनकेव। तो हमारे वाले केस में दिस इज ओरिजिन, और हमारा कर्व कुछ इस तरह से है, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। तो आइसोकोन जो है वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, एंड द रीजन इज, अभी हमने डिस्कस किया कि अब क्या होगा, जैसे जैसे एक इनपुट जो है उसको बढ़ाया जाए, तो जो प्रोड्यूसर है वो दूसरे इनपुट को कम से कम देना चाहेगा आगे जाते हुए। जैसे मानो एक बात हम डिस्कस कर लेते हैं, देखो फटाफट। यहाँ पे स्टार्टिंग में कितना हो रहा था, मान लो हम इस पॉइंट पे थे। ओके, ओके, इस पॉइंट पे थे जहाँ पे इतना कैपिटल और यहाँ तक लेबर। ओके, फिर क्या हुआ, हमने लेबर इंक्रीज कर दिया। अब इतना लेबर बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें कैपिटल को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इनिशियली हम इतना कैपिटल रिड्यूस करने को तैयार हो गए, गिव अप करने को तैयार हो गए। इसके बाद में अब हमने इतना बढ़ाया, इसके लिए क्या हो रहा है, कैपिटल हम इतना रिड्यूस करने को तैयार हुए। अब देखो, और फर्दर अगर हम जाएं तो वो कम ही होता चला जाएगा। अब देखो जस्ट इतना,
तो इससे हमें समझ आता है कि हमारा जो प्रोड्यूसर है, जैसे जैसे लेबर ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय किया जाएगा, वैसे हमारा प्रोड्यूसर सेम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए कम से कम जो हमारा कैपिटल है उसे गिव अप करने को तैयार होगा। तो इस वजह से कि हमारा शेप जो है आइसोकॉर्ड का, दैट इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। ओके, तो हमने देख लिया। ये स्पेस देखो, ये सारे ऑलमोस्ट बराबर ही है, हल्का फर्क भी है वैसे बट ऑलमोस्ट बराबर ही है। यहाँ पे देखो कितना मेजर फर्क हम देख सकते हैं। ये इतना बड़ा दिख रहा है, राइट। इसके बाद फिर रिड्यूस हुआ, और ये तो काफी ज्यादा हम देख पाएंगे, इतना ज्यादा फर्क आ गया है। और इसके बाद और आगे जाओगे तो और भी ज्यादा दिखने में आएगा, वो और भी कम कैपिटल देने को तैयार होगा। तो हमारा जो आइसोकोट है उसका कॉन्वेक्स होने का रीजन क्या है? उसकी कॉन्वेक्स होने का रीजन है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो वो इसका रीजन है, इसका स्लोप घटता जा रहा है। अब हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। तो इसमें हम देखते हैं, ये जो ए पॉइंट हमको नजर आ रहा है, इस पॉइंट को अगर हम देखें तो यहाँ पे जो स्लोप है दैट इज इनफाइनाइट और अनडिफाइंड। अब कैसे? तो हमने बोला था स्लोप क्या होता है, स्लोप इज एम पी एल अपॉन एम पी के, और वी कैन से दैट इट इज चेंज इन कैपिटल अपॉन चेंज इन लेबर। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है, इस ए पॉइंट पे जो हमारा एम पी के है दैट इज जीरो। तो अगर एम पी के जीरो है दैट वुड मीन एम पी एल अपॉन एम पी के, ये हमारा स्लोप है। तो अगर आपका डिनोमिनेटर जीरो है तो आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइट, राइट। तो इस पॉइंट पे हम बोलते हैं स्लोप इज इनफाइनाइट। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे हमारा एम पी एल जीरो है। तो ठीक है, तो स्लोप क्या था? एम पी एल अपॉन एम पी के। तो इस केस में न्यूमरेटर इज जीरो। तो अगर न्यूमरेटर जीरो है तो फिर हमारा स्लोप क्या हो गया? स्लोप इज जीरो। तो यहाँ पे स्लोप जो अनडिफाइंड है या इनफाइनाइट है, यहाँ पे स्लोप हमारा जीरो है। ठीक है, अब क्या होगा? तो हमारा जो प्रोड्यूसर है वो इस बी पॉइंट के आगे प्रोडक्शन नहीं करना चाहेगा, या इस ए के पहले नहीं करना चाहेगा, वो इस रीजन के बीच में ही प्रोडक्शन करेगा। तो इस रीजन को हम इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन और इकोनॉमिकली फीसिबल रीजन हम बुलाते हैं। अब हम देखने वाले हैं रिज लाइन। तो जो इकोनॉमिकली फीसिबल रीजन था, हमने एक आइसोकॉन्ट पे अभी देखा। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने ऐसे खूब सारे आइसोकॉन्ट बना लिए, Q1, Q2 एंड देन Q3, ऐसे हम ढेर सारे आइसोकॉन्ट बना लिए। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने वही वाले अपने जो मार्क्स हैं, अनडिफाइंड वाला जहाँ पे स्लोप अनडिफाइंड था और जहाँ स्लोप जीरो था, वो सारे हमने पॉइंट्स हमने मार्क कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं, राइट। और सिमिलरली हमको नीचे भी 3 पॉइंट नजर आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये पॉइंट्स हमने मार्क कर लिए। और इन पॉइंट से पास होता हुआ एक हमने लाइन ड्रॉ किया है। एक ऐसा लाइन है जो सारे उन पॉइंट्स को टच करता हुआ जा रहा है जहाँ पे स्लोप जीरो है, और एक ऐसा लाइन है जो उन सारे पॉइंट्स को टच करता हुआ जा रहा है आइसोकॉन्ट्स के, जहाँ पे जो स्लोप था दैट वाज अनडिफाइंड। तो दीज लाइंस आर कॉल्ड रिज लाइंस। तो दोनों जो रिज लाइंस हैं, इसमें जो R1 है दैट शोज वेयर एम पी के जीरो एंड R2 शोज दोज पॉइंट्स, ये उन पॉइंट्स का एक तरह से लोकस है वेयर एम पी एल इज जीरो। ओके, एंड देन इसके बीच का जो रीजन है वो हमारा इकोनॉमिकली फीसिबल रीजन है हर आइसोकॉन्ट का। तो ये उनको शो कर रहा है। अब हम आइसोकॉन्ट्स की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं फटाफट। तो एक हमने देख ही लिया था कि वो नेगेटिवली स्लोप है, उसका स्लोप नेगेटिव है, राइट। और इसका रीजन हमने जाना था कि आइसोकॉन्ट के हर पॉइंट पे जो है प्रोडक्शन बराबर होगा। तो अगर प्रोडक्शन बराबर रखना है तो ऐसे केस में हम दोनों चीज़ों को बढ़ा नहीं सकते हैं। दोनों चीज़ों को बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो आइसोकॉन्ट जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर आपको एक ही आइसोकॉन्ट पे बने रहना है, तो एक अगर इनपुट को बढ़ाया जाए तो दूसरे को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो हमने बोला इस वजह से हमारा जो आइसोकॉन्ट है उसका स्लोप नेगेटिव है। फिर हमने दूसरी बात करी थी, वो था कि आइसोकॉन्ट जो होता है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है। ये जो दिख रहा है हमें ऐसा है, राइट। तो दिस इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। तो हम बोल रहे हैं इसका रीजन क्या था, तो हमने बोला इसका जो स्लोप है दैट इज डिमिनिशिंग। तो MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, वो डिमिनिशिंग है। यानी जैसे जैसे लेबर को हम ज्यादा ज्यादा बढ़ाते जाएंगे तो जो कैपिटल है
उसको जो प्रोड्यूसर है वो कम से कम देने को तैयार होगा सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन को करने के लिए। तो इसकी वजह से कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है। देन हम एक बात करते हैं कि जो हमारा आइसोकोंट है, अगर एक मैंने आइसोकोंट बनाया है, अब मैं इसके ऊपर एक राइटवर्ड और शिफ्ट करा हुआ आइसोकोंट बनाऊं, तो जितना ओरिजिन से दूर होता हुआ आइसोकोंट होगा उस पे लेवल ऑफ प्रोडक्शन उतना ज्यादा होगा। यानी इस पे मान लो सबसे ज्यादा है क्योंकि ये ओरिजिन से सबसे दूर है। एंड लास्ट इज, दो आइसोकोंट्स कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। रीजन, मान लो मैंने एक आइसोकोंट बनाया, ये एक आइसोकोंट है, इस आइसोकोंट पे मैं ये बोल रही हूँ कि प्रोडक्शन का लेवल जो है दैट इज 1000 केजीज ऑफ समथिंग, राइट। अब अगर मैं ऐसा करूं कि मैं दूसरा एक बनाऊं आइसोकोंट, ये, और ये कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है कि हर आइसोकोंट एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रोडक्शन को शो करता है। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि ये पहले वाला जो था मेरा, इसको हम ए बोल रहे हैं अगर, तो इस पे लेवल ऑफ प्रोडक्शन 1000 था, तो बी पे भी कुछ मुझे बताना पड़ेगा कि इस पे लेवल ऑफ प्रोडक्शन कितना है। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि इस पे 1500 है, तो इस पॉइंट पे दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि पूरे आइसोकोंट पे लेवल ऑफ प्रोडक्शन बराबर ही रहता है। तो कभी भी दो आइसोकोंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब हुआ उस पॉइंट पे दोनों आइसोकोंट सेम प्रोडक्शन कर रहे हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये सारे इसके फीचर्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं। अब हम देख रहे हैं जो आइसोकोंट है वो ऐसा कब दिख सकता है, जो हम यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट डायग्राम, राइट। यहाँ पे कंप्लीटली स्ट्रेट लाइंस हम ड्रॉ करते जा रहे हैं। तो आइसोकोंट्स ऐसा कब दिख सकता है? वो ऐसा तब दिखेगा जब लेबर और कैपिटल हम ये मान लें कि ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं। यानी अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैपिटल का इस्तेमाल भी ना करो। जैसे देखो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे यही हो रहा है कि आप कैपिटल का इस्तेमाल ही नहीं करे, टोटल लेबर से ही प्रोडक्शन कर रहे हो। इस पॉइंट का क्या मतलब है? इस पॉइंट का मतलब है आप लेबर का यूज ही नहीं कर रहे, टोटल कैपिटल ले रहे हो। और बीच में सारे कॉम्बिनेशन हमको दिख रहे हैं। तो यहाँ बेसिकली कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सा इनपुट यूज कर रहे हो, कितना यूज कर रहे हो, दोनों यूज कर रहे हो, कॉम्बिनेशंस में या अकेला अकेला, क्योंकि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है। तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये उसका ऑपोजिट केस है। एल शेप का आइसोकोंट कब होगा? एल शेप का आइसोकोंट तब होता है जब हमारे जो ये दो इनपुट्स हैं, इनमें बिल्कुल भी सब्स्टिट्यूटेबिलिटी का फैक्टर है ही नहीं। तो यहाँ पे हम ये मानते हैं सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकता है, सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकता है अगर आपको प्रोडक्शन करना है। तो ये जो हमें दिख रहा है, कॉर्नर, इन कॉर्नर पे ही आप प्रोडक्शन कर सकते हो, बाकी कहीं प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल भी सब्स्टिट्यूट नहीं है एक दूसरे के। तो ये दो एक्सट्रीम केसेस हैं, ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है और ये बिल्कुल भी नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ये हमें शो करता है रेट, वो रेट जिस पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो ये हमें बेसिकली उस रेट को मेजर करके देगा किस रेट पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। अब इसको करने के लिए हम करते क्या है, तो इसके लिए हम करते हैं, इसको इस सिंबल से शो किया जाता है। एंड नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन के अपॉन एन विच इज डिवाइडेड बाय 1% चेंज इन MRTS। तो ये इस तरह से हम इसको शो करते हैं। यानी इसका मतलब हो गया कि अगर आप MPL और MPK का जो रेशियो है उसमें 1% चेंज लाते हो, तो उसकी वजह से कितना परसेंट चेंज आएगा के अपॉन एल के रेशियो में। अब हम देख रहे हैं रिटर्न्स टू स्केल। तो रिटर्न्स टू स्केल हमें पता है ये लॉन्ग रन में एप्लीकेबल होता है। लॉन्ग रन में बिकॉज आप दोनों कैपिटल लेबर को चेंज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। तो ये लॉन्ग रन में एप्लीकेबल होगा। अब इसमें तीन केसेस हो सकते हैं, एक है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, देन देयर इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल एंड इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मान लो अगर इनपुट्स जो है, इनपुट्स को एक सर्टेन परसेंटेज में बढ़ाया गया है और जो आउटपुट है उसमें जितना चेंज आया ऐसा होने की वजह से वो इनपुट में चेंज आए परसेंटेज से ज्यादा है। तो मानो अगर इनपुट में 1% का चेंज लाया गया है, कैपिटल लेबर सब में 1% का चेंज लाया गया है, और जो आपका आउटपुट है उसमें 1% ही चेंज आए, तो हम बोलेंगे वो CRS है। अब आपने इनपुट में 1% का चेंज लाया पर आपका आउटपुट 1% नहीं बढ़ा, तो हम बोलेंगे DRS है। देन इनपुट में 1% का चेंज आया, दोनों जितने भी इनपुट्स है उनमें 1% का चेंज आया, और आपका जो आउटपुट है उसमें 1% से ज्यादा चेंज आ गया, नाउ दैट इज IRS। अब इसको शो करते हैं हम इस तरह से। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हमने आइसोकोन्स ड्रॉ कर दिए हैं। तो पहले वाला दिख रहा है Q,
दूसरे वाला 2q विच इज ट्वाइस, राइट। इसके बाद हमें दिख रहा है 3q। इस तरह से ये सब में हमने बना दिया है। अब क्या हो रहा है, जो हम इनपुट्स बढ़ा रहे हैं वो हम सेम सेम बढ़ाए जा रहे हैं। पहले ठीक है, कैपिटल एंड देन लेबर, इसको ट्वाइस किया, इसको ट्वाइस किया, एंड देन इसके कंपैरिजन में इसको थ्राइस किया तो इसको भी थ्राइस किया, और रिजल्ट्स भी वैसे ही हमें आते हुए दिख गए। ठीक है, तो जब कैपिटल लिया था, लेबर लिया था, एक एक दोनों, तो हम क्यू पे थे। हमने 2 कैपिटल 2 लेबर लिया, 2q हो गया। तो जब आपने इनपुट को ट्वाइस किया तो हमारा आउटपुट भी ट्वाइस हो गया, इनपुट को थ्राइस किया तो आउटपुट भी थ्राइस हो गया। ऐसा है तो हमारा सीआरएस है। ऐसे केस में जब हम ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसके बीच का जो स्पेस हमको नजर आएगा, ये जो स्पेस है यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक, ये जो स्पेसेस दिख रहे हैं हमें, ठीक है, इसके बीच के जो स्पेसेस हैं, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल। अब देखो ये डीआरएस है, तो डीआरएस में क्या होता है, डीआरएस में ये होगा कि अगर ओरिजिन से हम एक जाता हुआ लाइन ड्रॉ कर दे जो इसको इंटरसेक्ट करे इन सारे कर्व्स को, तो क्या होगा, उनके बीच का जो स्पेस होगा, जैसे इस केस में इक्वल जा रहा था ना, यहाँ पे इक्वल नहीं जाएगा, यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा। पहले ठीक है कम, फिर ज्यादा, और ज्यादा, ऐसा होता चला जाएगा। इसका मतलब है आपको अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो प्रोडक्शन जितना परसेंटेज बढ़ा है, इनपुट हमें उससे ज्यादा बढ़ाना पड़ा है। तो इनपुट ज्यादा परसेंटेज हम इंक्रीज कर रहे हैं, तब जाके हम अपने प्रोडक्शन को उतना मेंटेन कर पा रहे हैं, बढ़ा पा रहे हैं। अब ये हमारा आईआरएस है, मीनिंग हम समझ ही चुके हैं। यहाँ पे 1% अगर आपने इनपुट बढ़ाया है तो आपका जो आउटपुट है वो 1 से ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे जब ओरिजिन से लाइन ड्रॉ करी गई है तो हम देखेंगे जो स्पेसेस हैं वो कम होते चले जाएंगे। आइसोकोन्स के बीच में जो स्पेस होगा वो कम होता चला जाएगा। तो यानी इसके लिए जितना आपको इनपुट रिक्वायर्ड था, फिर हम आगे बढ़े, आगे बढ़ते गए, तो इनपुट में जो चेंज आ रहा है वो कम है और आउटपुट में चेंज हमें ज्यादा देखने में आ रहा है। दैट इज आईआरएस। तो होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन जो है इसे हम कैसे समझ सकते हैं, मान लो हमें एक प्रोडक्शन फंक्शन दे रखा है, ये रहा। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने इसके अंदर जो इनपुट्स हैं यानी लेबर एंड कैपिटल, उन दोनों को इंक्रीज कर लिया बाय अ फैक्टर टी। हमने एक फैक्टर ले लिया और उससे दोनों को इंक्रीज कर दिया। तो अब दोनों फैक्टर्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा ये चीज। तो हमने क्या किया, ए बाहर रहने दिया, एंड देन एल के साथ में टी मल्टीप्लाई कर दिया, तो होल स्क्वायर इज अल्फा। एंड देन के साथ में भी टी मल्टीप्लाई किया, एंड देन होल स्क्वायर इज अगेन यहाँ पे जो बीटा था, बीटा। अब देखो क्या हुआ, इसको जब हम ओपन करेंगे तो ओपन करने में क्या आएगा, ए एज इट इज, एंड देन टी अल्फा, एल अल्फा, टी बीटा, एंड देन के बीटा। इस तरह से ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। फिर हमने टी जो है उसे कॉमन निकाल लिया, एंड देन यहाँ पे भी टी है ना हमारे पास, यहाँ पे भी टी है और यहाँ पे भी टी है, तो हमने टी कॉमन निकाल लिया, एंड देन जो पावर्स है उसको ऐड कर लिया, तो दैट इज अल्फा प्लस बीटा। और जो बच गया उसको हमने यहाँ पे रख दिया। तो अब हम देखेंगे जो ये चीज बची हुई है, यही चीज तो थी जो ऊपर थी, राइट। तो इसको रिप्लेस कर दिया विथ क्यू। तो अब हमारे पास में ये चीज निकल के आई है। तो हम बोलते हैं कि अगर किसी प्रोडक्शन फंक्शन को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, यानी इनपुट को आपने बढ़ाया एक सर्टेन फैक्टर से, और एट द एंड प्रोडक्शन फंक्शन को इस फॉर्म में शो किया जा पा रहा है, तो हम बोलते हैं कि वो होमोजीनियस है। तो हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन है दैट इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री अल्फा प्लस बीटा। ओके। अब हम बोलते हैं कि अगर ये अल्फा और बीटा जो जितना भी है, इसका वैल्यू अगर 1 आ जाए, इन दोनों का सम 1 आ जाए, देन वी से दिस इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अगर ये 1 से कम होता है देन दिस इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, और अगर 1 से ऊपर होगा तो हम बोलेंगे ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। ठीक है, तो जो 1 होता है इसे हम लीनियरली होमोजीनियस फंक्शन भी बुलाते हैं।